नमस्कार प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी स्टडी पॉइंट पे। और मेरा नाम है अर्जुन। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो जैसा कि आपको पता होगा कि हमने अपना क्लास 12th का जो हिंदी इलेक्टिव सब्जेक्ट है उसका न्यू कोर्स स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, तो देखो इस न्यू कोर्स के अकॉर्डिंग मैंने आपको टोटल बताऊं तो आपके बोर्ड एग्जाम के अकॉर्डिंग मैंने चैप्टर करा रखे थे। ठीक है, तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जा सकते हो, वहाँ से आप देख सकते हो, या आप हमारा जो चैनल है एनसीईआरटी स्टडी पॉइंट उसके प्लेलिस्ट पर जाकर आप देख सकते हो। वहाँ पर कोर्स होगा क्लास 12th हिंदी इलेक्टिव न्यू कोर्स, उसको आप क्लिक करोगे उस प्लेलिस्ट पे तो वहाँ बहुत सारे वीडियो दिखेंगे, उसमें आप देख सकते हो। ठीक है, तो आज हम 7वां चैप्टर करेंगे, या 7वां कविता जो हमारा है वो। देखो कविता हमारा है बारह मासा, जिसे लिखा है मलिक मोहम्मद जायसी जी ने। इन्होंने इस कविता को लिखा है। ठीक है, इनका फोटो आप देख सकते हो कुछ इस प्रकार से। और इनका जन्म जो है वो 1492 में हुआ था, 1492 ईस्वी में। भक्ति काल के जो स्वच्छंद धारा में से एक है ये। ठीक है, इनको आप जो है रीतिकाल मान सकते हो, रीतिकाल के समय के ये। ठीक है, 1492 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। इस वीडियो में आपको बताऊंगा, आसान भाषा में स्पष्ट वर्णन करूंगा कि आपको ये समझ में आ जाए कि चैप्टर किस बारे में है, इस चैप्टर में बताया क्या गया है। देखो हिंदी को पढ़ने के लिए ना आपको क्या समझना पड़ता है। हिंदी वैसे बताऊं तो इजी होता है, लेकिन हिंदी को समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कविता जो है वो किस बारे में है, कविता में बात किसकी चल रही है। आप यहाँ ये तो समझ गए कि कविता क्या है, मतलब ये कविता का नाम आप समझ चुके हो, और कविता लिखा किसने है वो आप समझ चुके हो। ठीक है, यहाँ आप दो चीज समझ चुके हो। अब जो ये बारह मासा शब्द है, इस कविता का नाम यही क्यों रखा गया है, इसके पीछे भी तो एक राज होगा। उन राज को आप जब समझ लोगे तो आप ये समझ सकते हो, ये अंदाजा लगा सकते हो कि आप हिंदी का आधा चैप्टर समझ चुके हो। ठीक है, आधा चैप्टर इस नाम के ऊपर आधारित होता है। अगर आप इस नाम का अर्थ समझ लोगे ना तो आपको कोई भी चैप्टर पढ़ना होगा तो आप नाम के हिसाब से समझ सकते हो कि ये नाम ऐसा क्यों है। ठीक है, अब भले ही कोई सा भी चैप्टर पढ़ो, पॉलिटिकल, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, अगर जब तक आप चैप्टर के नाम का अर्थ नहीं समझोगे कि एक तरह से ये चैप्टर का नाम यही क्यों रखा गया है, तब तक आप चैप्टर नहीं समझ सकते। ठीक है, सबसे पहले आपको चैप्टर का नाम ही समझना पड़ेगा और उसका अर्थ समझना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट है। और आपको मैं बता दूं ये चैप्टर लॉन्ग है, ये चैप्टर बड़ा है, इसको पढ़ाने के लिए मुझे थोड़ा सा ज़्यादा समय लगेगा। तो ये हमारा पार्ट 1 है। अगर मैं आपको एक ही वीडियो में बताऊं चैप्टर, तो ये कुछ 55 मिनट का जाएगा, 55 मिनट लगेंगे आपको इस चैप्टर को समझाने में। लेकिन अगर मैं इसको आपको एक तरह से पार्ट वाइज समझाऊं, खंड या फिर एक तरह से इसको टुकड़ों में बांट कर समझाऊं आपको, तो हर टुकड़ा जो है वो मुश्किल से 10-10 मिनट का होगा। 10-10 मिनट का आपका वीडियो होगा, इसके तहत आप ये समझ जाओगे चैप्टर कितना ईजी है। ठीक है, अगर इकट्ठा आपको समझा दूं तो आपको समझ में नहीं आएगा, आपको बिल्कुल धीरे धीरे ऐसे समझाऊंगा कि आपको ये समझ में आ जाए। ठीक है, बहुत ही अच्छा और मजेदार चैप्टर है, इसको आप समझोगे तो आपको कुछ अच्छा लगेगा। ठीक है, तो वो चैप्टर जो है वो इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हो, हमारा जो चैनल है एनसीईआरटी स्टडी पॉइंट, जब आप यहाँ पे सर्च कर दोगे अपने यूट्यूब चैनल पे तो क्या होगा, यहाँ पे आपको एक बटन दिखेगा सब्सक्राइब का। सबसे पहले आप जाकर इसको जरूर सब्सक्राइब करें। अगर इसको आप सब्सक्राइब करोगे तो आपको बहुत सारे फायदे होंगे। ठीक है, क्या फायदा होगा, पहला आपको हमारे न्यू कोर्स को ज्वाइन करने का मौका मिलेगा। दूसरा, हमारे चैनल के जो अपडेट्स हैं वो आपको मिलेंगे। बहुत सारी जानकारी हमारे चैनल से जो जुड़े हुए हैं वो सभी आपको यहाँ पे प्रोवाइड हो जाएंगे, प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो हमारा प्ले लिस्ट वाला सेक्शन है, इसमें बहुत सारे प्ले लिस्ट बने हुए हैं। जैसे कि मान लो आपको ज्योग्राफी का न्यू कोर्स ज्वाइन करना है, तो आप इस पर क्लिक करोगे तो बहुत सारे चैप्टर्स आ जाते हैं इस ज्योग्राफी के, तो आप देख सकते हो, समझ सकते हो। ठीक है, हिस्ट्री का न्यू कोर्स हमने ज्वाइन एक तरह से करवा दिया, एक तरह से स्टार्ट करवा दिया, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, पॉलिटिकल का स्टार्ट करवा दिया है न्यू कोर्स, तो आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, और आप फिजिकल का भी कर सकते हो, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सभी प्रकार के जो कोर्स हैं वो आप ज्वाइन कर सकते हो यहाँ से। ठीक है, और आपका कोई सवाल हो, कोई क्वेरी हो, तो आप मुझे सबसे पहले इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। मेरा जो यूजर नेम वास्तविक सामने लिखा हुआ है। ठीक है, आप ये सर्च करेंगे तो हमारा जो प्रोफाइल वाला सेक्शन होता है नीचे, वो आपको यहाँ मिल जाएगा।
और यहाँ पे आपको एक लिंक भी मिलेगा जो आपको हमारे चैनल पे ले जाएगा, यूट्यूब चैनल पे एनसीईआरटी स्टडी पॉइंट पे, ठीक है। तो आप मुझसे नीचे पूछ सकते हो, आपकी कोई भी क्वेरी हो तो, कुछ भी सवाल हो तो। और आपने हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया, उसको ज्वाइन करें। हमारा जो ग्रुप है वो है टेलीग्राम ऐप पर। किस पे है? टेलीग्राम ऐप पर। तो जब आप ऊपर जाओगे तो यहाँ पे आपको ये लेंस का ऑप्शन दिखेगा, या मैग्नीफाइंग ग्लास, या फिर सर्च का ऑप्शन दिखेगा। इस पे जब आप क्लिक कर दोगे तो आपके सामने सर्च का ऑप्शन आ जाएगा और कीबोर्ड आ जाएगा आपके मोबाइल का या फिर आपके पीसी का, ठीक है। तो आप वहाँ सर्च करोगे, क्या सर्च करोगे? A.K NCERT स्टडी पॉइंट, तो हमारा ग्रुप ऊपर आ जाएगा। आप इस पर क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हो, ठीक है। तो ये थी हमारी छोटी मोटी जानकारी, तो एक तरह से ये देनी बहुत जरूरी थी। तो अब हम शुरू करते हैं अपना चैप्टर परिचय के साथ, ठीक है। देखो क्या होता है, ये जो बारह मासा जो कविता है, ये तो आपको पता है कि मलिक मोहम्मद जायसी जी ने लिखा है। और इन्होंने एक पद्मावत नाम का एक महाकाव्य ग्रंथ लिखा था। वो ग्रंथ कैसा है मैं आपको आगे बताता हूँ। तो ग्रंथ इन्होंने लिखा था बहुत ही बड़ा, लगभग 3000 पन्ने से ऊपर जा रहा था इनका ग्रंथ, ठीक है। बहुत बड़ा ग्रंथ था, इन्होंने लिखा था, कवि इन्होंने लिखा था, बहुत ही अच्छा। उस ग्रंथ में इन्होंने क्या बताया था कि जो राजा रत्नसेन है, इनकी एक पत्नी थी जिनका नाम था नागमती, है ना। अब नागमती जी जो हैं, और जो रत्नसेन जो राजा हैं, ये यहाँ पर है। अब जब ये यहाँ से चले जाते हैं, ठीक है, तो जाने के बाद नागमती की क्या दशा होती है, क्या हालत होती है, उसी का वर्णन यहाँ पर इस बुक में किया गया था। बुक का नाम क्या है? पद्मावत। इसमें पूरा एक 13,000 पन्नों का इसी बातों को बताया गया है। अब इसी पद्मावत जो बुक है, जो महाकाव्य जो है, ग्रंथ जो है, इसमें से एक छोटा सा पंक्ति लिया गया है। वही पंक्ति आपकी हिंदी साहित्य के सिलेबस में डाला गया है, ठीक है। हिंदी साहित्य को आपको पता होगा, इसमें दो प्रकार हो जाते हैं। आरओ, एक तरह से हमारा कोर हो जाता है, और एक हमारा हो जाता है इलेक्टिव। इलेक्टिव में भी डाला गया, और कोर में जो है इसके दूसरे पंक्ति हो जाते हैं उसमें, तो कोर को आप समझ सकते हो। तो फिलहाल इलेक्टिव को समझते हैं। देखो पद्मावत जो ग्रंथ था, उसमें से नागमती वियोग जो है, इसके खंड का कुछ अंश यहाँ पर लिया गया है आपके हिंदी पाठ्य पुस्तक में। इस खंड में राजा जो रत्नसेन है, इनके वियोग में जो रानी नागमती है, इसका जो विरह है, विरह की व्यवस्था का वर्णन करते हैं। जो इनको जो भी परेशानी होती है, उनका वर्णन यहाँ पर किया जा रहा है, ठीक है। इस पूरे कविता में आप यही पढ़ोगे कि नागमती का क्या दशा होता है, क्या हालत हो जाता है, यही पढ़ोगे आप। इस पूरे अंश में साल के विभिन्न महीनों में जो नागवती की स्थिति होती है, उनका वर्णन किया गया है। यहाँ पर मार्मिक वर्णन किया गया है, आप ये समझ सकते हो। 4 महीनों का वर्णन इस अंश में लिया गया है। वैसे मैं आपको बता दूं तो पूरे महीने का वर्णन लिया गया 12 महीने का, लेकिन 12 महीने का वर्णन जो है ना, वो हमारे पद्मावत ग्रंथ में है, महाकाव्य ग्रंथ जो पुस्तक है उसमें है। लेकिन उसमें से 4 महीने की दशा नागमती का लिया गया है आपके पाठ्य पुस्तक में, ठीक है। तो बहुत प्यारा मैंने आपको परिचय बता दिया, ये आप समझ गए होगे तो आपको समझ में आ गया होगा। इसलिए इस चैप्टर का नाम रखा गया है 12 मासा, ठीक है। 12 मासा क्यों रखा गया ये समझ लो। देखो 12 मासा का मतलब क्या होता है? 12 मासा, 12 मतलब होता है 12, ठीक है, 12। मासा मतलब होता है महीना, यानी 12 महीना। इसका आंसर हो गया सीधा सा, ठीक है। अब 12 महीने का क्या अर्थ हुआ? राजा रत्नसेन जो है, वो जब चले जाते हैं नागमती से दूर, तो नागमती की इस 12 महीने में क्या दशा होती है, उसका वर्णन किया गया है पद्मावत जो ग्रंथ है उसमें, ठीक है। पद्मावत जो ग्रंथ है, इसमें वर्णन किया गया है इन 12 महीनों का। लेकिन आपका जो हिंदी साहित्य है, इसका इलेक्टिव वाला जो सेक्शन है, इलेक्टिव, हिंदी इलेक्टिव, उसमें जो चैप्टर आपका दिया गया है 7वां, उसमें से सिर्फ जो है 4 महीने की बात कही गई है आपके एनसीईआरटी बुक में। बाकी जो महीने बच जाते हैं 8 महीने, उनका बात यहाँ पर नहीं किया गया है, सिर्फ 4 महीने का किया गया है। 4 महीने कौन से हैं? तो जो आपका 4 महीना है वो 9वां महीना, 10वां महीना, 11वां महीना और 12वां महीना। इन 4 महीने में नागमती की क्या दशा होती है, राजा रत्नसेन के जाने के बाद, उसका वर्णन किया गया है आपके एनसीईआरटी बुक में, ठीक है। बहुत ही इजी चैप्टर है, आप इसमें महीने के हिसाब से समझना।
इस महीने में नागमती की क्या दशा होती है, इस महीने में क्या होती है, इस महीने में क्या होती है, इस महीने में, ठीक है। तो देखो, ये हिंदू जो है ना, हिंदू धर्म आप समझते होगे, तो हिंदू धर्म जो है उसमें महीने का नाम किस प्रकार से लिया जाता है। देखो, क्षेत्र लिया जाता है, वैशाख, जेठ, आषाढ़, ठीक है, सावन, भादो, ठीक है, आश्विन भी कह रहे थे इसको, मास, ठीक है, कार्तिक, अगहन, पोष, माघ और फागुन। ये तो हिंदू धर्म में जो कैलेंडर होते हैं उनका बताया मैंने आपको, ठीक है। अब इंग्लिश में इसको और कुछ कहते हैं, जनवरी फरवरी कह देते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है हिंदी में आपको समझना है, ये आपके हिंदी साहित्य का सब्जेक्ट है, इंग्लिश का नहीं है। तो यहाँ पे जो भी बातें होंगी वो हिंदी में होगी, ये आपको समझ में आना चाहिए। तो देखो, ये जो नौवां महीना आपको दिख रहा है ना, इसके नीचे की बात यहाँ पर कही गई है, आपकी सिलेबस में इतने डाला गया है, इसके ऊपर वाले जो है ये नहीं डाले गए, इसको काट दो आप। 9वें महीने से लेकर 12वें महीने तक नागमती की क्या दशा होती है, मैं आपको 4 पार्टों में बताऊंगा। इस पार्ट में मैं आपको ये बताऊंगा कि 9वें महीने में क्या हाल होती है, हाल होता है एक तरह से, 10वें महीने में क्या हाल होता है नागमती का, 11वें में क्या होता है और 12वें में क्या होता है, अगले पार्ट में बताऊंगा। पार्ट 1 में आपको ये बताऊंगा 9वें में क्या हाल होता है, पार्ट 2 आएगा उसमें आपको 10वें महीने का बताऊंगा, पार्ट 3 आएगा उसमें आपको 11वें महीने का बताऊंगा, और पार्ट जो हमारा 4th आएगा उसमें मैं आपको ये बताऊंगा 12वें महीने में क्या हाल होता है, ठीक है, ताकि आपको समझ में आ सके। ऐसे एक वीडियो में बता दूं तो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो देखो, ये जो आपको ये देखो, अगहन जो है वो साल का 9वां महीना होता है, इसको हम अगहन भी कह देते हैं या फिर मार्गशीर्ष मास भी कह देते हैं, ठीक है। तो ये जो है ये 9वां महीना होता है हमारा कैलेंडर में। देखो, पूस जो है ना वो अगहन के बाद का महीना होता है, माघ जो है उसके अगहन का महीना, उसके बाद का महीना होता है, और फागुन उसके बाद का। तो आपके सिलेबस में क्या है, 9वां महीना का है, 10वां का है, 11वां का है, 12वां का है। अभी आप पार्ट 1 में सिर्फ 9वें महीने का पढ़ोगे, अभी मैं आपको सिर्फ 9वां महीना बताऊंगा उसमें क्या हाल होता है नागमती का, ठीक है। आपको थोड़ा ज़्यादा बता रहा हूँ, थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। देखो, ये है ग्रंथ, मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा जो है कृत काव्य लिखा गया है, पद्मावत इसका नाम है, इस पुस्तक का नाम ही पद्मावत है, ठीक है। इसको आप गूगल पे सर्च करोगे तो सबसे पहले ये बुक आएगा, ठीक है। 3000 कुछ पन्नों का है, ये बहुत बड़ा ग्रंथ है ये। इसमें 12 महीने का रचना दिया गया, 12 महीने तक नागमती का क्या हाल होता है वो इसमें बताया गया, लेकिन इसका 4 महीने का अंश जो है वो आपकी सिलेबस में डाला गया है, बाकी 8 महीने का नहीं डाला गया, ठीक है। तो आपके पुस्तक को पता होना चाहिए, आपका जो पुस्तक है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो देखो, आपका जो पुस्तक है ये जो है पद्मावत, ये आपके सिलेबस में भी है और पूछा भी जाता है क्वेश्चन, ठीक है। ये आपका प्रथम काव्यांश है, ठीक है। 4 काव्यांश है आपके 4 महीने के हिसाब से। प्रथम काव्यांश जो है वो आपका इस प्रकार से, तो मैं एक बार आपके सामने पढ़ लेता हूं। देखो, अगहन देवस घटा निसी बाढ़ी, दुभर दुख सो जाही किमी काढ़ी, अब धनी देवस बिरह भाराती, जरह विरह ज्यो दीपक भाती, ठीक है। कापा हिया जनावा सीयू, तो पै जाई होई संग है पियऊ, घर घर चीर रचा सब काहू, मोर रूप रंग लेह गा नाहू, पलटी न बहुरा गा जो बिछोई, अबहू फिरे फिरे रंग सोई, तिरही अघिनी बिरहिनी ये जारा, ठीक है। सुलगी सुलगी धगदे भय धारा, यह दुख दगद न जाने कंतु, जोवन जन्म करे भजमंतु, पिय सो है हु, ठीक है। सदै सड़ा है भवरा है काग, सो धनी विरह जरी मुई तेहिक धुआ हम लाग। तो ये आपका एक प्रथम काव्यांश है नवंबर महीने का, ठीक है। तो ये जो आप समझ सकते हो, ये जो है ना, ये नागमती के बारे में बताया गया है कि इस महीने नागमती, ये जो आप गिद्ध देख रहे हो ना, ये आप यहीं पे समझ लो, जो काव्यांश है ना, ये कोई कह नहीं रहा है, ये नागमती गा रही है, नागमती बताए, नागमती कह रही है, ठीक है। ये जो आप यहाँ देख रहे हो ना,
ये नागमती अपने मुंह से कह रही है, ये हाल, ये दशा होती है नागमती की 9वें महीने में। ठीक है, अब हम जो है इसके व्याख्या की ओर बढ़ते हैं। देखो देखो, अगहन देवस घटा से लेकर हम लाग तक आपका ये प्रथम काव्यांश था। संदर्भ में आप वही लिखोगे, कवि का नाम मलिक मोहम्मद जायसी जी, कविता हमारा बारहमासा है। तो इसमें प्रसंग में आप क्या लिखोगे? प्रसंग में आप लिखोगे, प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 में संकलित है। हिंदी के प्रसिद्ध कवि मलिक मोहम्मद जायसी जी द्वारा जो एक कविता लिखा गया है जिसका नाम है बारहमासा से ली गई है। जायसी जी जो है एक महाकाव्य लिखते हैं पद्मावत, वहां से ही 4 महीने का एक अंश लिया गया है आपके सिलेबस में। इस खंड में राजा रत्नसेन के वियोग में रानी नागमती की विरह की व्यथा का वर्णन किया गया है। ठीक है, इस पूरे अंश में साल के विभिन्न महीनों में नागमती की स्थिति का वर्णन किया गया है। आप बता सकते हो, सिंपल सा है। बारहमासा में नागमती की जो है राजा रत्नसेन के जाने के बाद क्या दशा होती है उसी का वर्णन किया गया। आप ये बिल्कुल हर पंक्ति में आप ये लिख सकते हो कि कॉमन लाइन है। ठीक है, प्रसंग का कॉमन लाइन है ये आप याद कर लो, इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं व्याख्या। देखो आपका प्रथम काव्यांश था। ठीक है, देखो इसमें ये नागमती जो है वो ये कहती है अगहन के महीने में, अगहन के महीने के आते आते दिन जो है ना वो घट जाते हैं। आपको पता होगा सितंबर आते आते जो दिन है ना वो बहुत ही छोटा हो जाता है, रात बहुत लंबी हो जाती है। ठीक है, दिन बहुत छोटा हो जाता है, रात लंबी हो जाती है और रातें लंबी लंबी हो जाती हैं और यह बिछड़ने का दुख और ज्यादा असहनीय हो जाता है। ठीक है, तो ये बताया गया। अब पति के वियोग में दिन भी रात की तरह ही कष्टदायी होने लगा। ठीक है, और जो विरह की अग्नि है वह नागमती को एक दिए की बाती की तरह जला रही है। जैसे दिया आप देख सकते हो, एक दिया होता है, दिया में एक आप ये बतिहर देख सकते हो, ये जब जलता है तो दिया कुछ गर्म सा रहता है। तो उसी तरह जिस तरह दिया गर्म रहता है उस तरह नागमती जो है वो गर्म रहती है, ये बताया गया यहाँ पे। इस दर्द भारी, ये जो हमारा ये दर्द है, ये भारी सर्दी में नागमती का जो हृदय है वो भी पति के वियोग में कांपने लगा है और यह सर्दी जो है उन पर असर नहीं करती जो अपने प्रियतम के साथ है या जिनके जीवन साथी उनके साथ है। ठीक है, मान लो एक पति पत्नी है, वो एक साथ रहते हैं तो उनको ये सब चीज नहीं होगी। ठीक है, अब पति ना हो पत्नी हो तो इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं ये सब चीजें हो जाती है और नागमती यही दर्शाते हैं, यही कहते हैं वो। ठीक है, तो ये तो कुछ लाइन थी, अब आगे आप समझो। देखो, पूरे घर में सर्दी से बचने के लिए कपड़े तैयार किए जा रहे थे, लेकिन जो नागमती है वो कहती है कि मेरा जो रूप है, वो सौंदर्य जो है वो मेरे प्रिय अपने साथ ले गए। यानी नागमती ये कहती है कि मैं अब सुंदर रह क्या करूंगी, मेरा जो सुंदरता है वो मेरे पति ले गए, ये कह रही है नागमती। ठीक है, एक बार जब से वो गए हैं उसके बाद से पलट कर नहीं आए। ठीक है, अगर मेरी किस्मत अच्छी हुई या सौभाग्य से वह वापस आते हैं तो मेरा रंग रूप मुझे वापस मिल जाएगा, ये नागमती कहते हैं। ठीक है, देखो जगह जगह सर्दी से बचने के लिए जो है आग लगे जा रहे थे। ठीक है, लोग आग ताप रहे थे, लेकिन उसके मन और उसके तन को देख के जो है विरह की अग्नि का जो है जली जब जा रही थी अग्नि। ठीक है, और यह अग्नि जो है उसके तन मन को राख बना रही थी। जिस प्रकार लकड़ी को हम आग के रूप में जलाते हैं माचिस से या फिर आग लगा के अग्नि द्वारा, तो जिस तरह लकड़ी जल रहा होता है ना, उसी तरह जब नागमती आग तापते हुए लोगों को देखती है तो उसका जो दिल है वो भी जल रहा होता है कहीं ना कहीं। ठीक है, शायद मेरा यह दुख मेरा प्रियतम नहीं जानता, शायद तभी वो इस अग्नि में मेरा रंग रूप का यौवन सब भस्म हो रहा है, ये यहाँ बता रहा है। ठीक है, जिस प्रकार आग में लकड़ी जल रहा है, ठीक उसी तरह जो नागमती का यौवन काल है, युवावस्था जो है ना वो जल रहा है, रंग रूप सौंदर्य ये सब कुछ इस आग में जल रहा है। कब? 9वें महीने में। ठीक है, अगहन का जो महीना होता है वो। तो ये हमारा प्रथम काव्यांश का व्याख्या था। अब आप विशेष देख लो, अगर मान लो आपके
बोर्ड एग्जाम में आ जाए सब प्रसंग व्याख्या के लिए, आएगा 6 मार्क्स में आएगा आपका, 6 गुने 1 बराबर 6, 6 मार्क्स का आएगा। तो मान लो पहला पंक्ति दे दे आपको और पूछ ले 9वें महीने में नागमती की क्या दशा होती है, तो आप कैसे वर्णन करोगे? आप कर लोगे। व्याख्या मैंने आपको बता दिया बिल्कुल आसान तरीके से और आपको समझ में आया होगा। तो विशेष में आप क्या लिखोगे? विशेष में आप लिखना कि इस काव्यांश में रानी नागमती की वेदना का वर्णन किया गया है, दुख का वर्णन किया। देखो वेदना का मतलब होता है दुख, जैसा कि आपने देवसेना का गीत पढ़ा था और ये पढ़ रहे हो, इन दोनों का आपस में कनेक्शन थोड़ा थोड़ा आपको दिखेगा। उसका शुरू लाइन था कि आहा वेदना मिली विदाई, मैंने भ्रमवश जीवन संचित मधुकरियों की भीख लुटाई। तो ये देवसेना के काव्यांश का प्रथम काव्यांश था। तो इसमें क्या कहा गया था कि देवसेना यही कहती है कि मुझे वेदना मिली, और वेदना मतलब क्या होता है? दुख। तो यहाँ पे भी इसका मतलब ये हो रहा है, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ आप समझ सकते हो, थोड़ा सा इन दोनों का संबंध है, थोड़ा सा देवसेना और थोड़ा नागमती का, इन दोनों का थोड़ा सा जो टॉपिक है, जो टेंशन है, जो दुख है, वो थोड़ा सा एक दूसरे से मिलता जुलता है, ठीक है ना। इस काव्यांश की भाषा जो है ना अवधि है, ये अवधि भाषा में लिखी गई है। आप सीधा पढ़ के इसकी व्याख्या नहीं कर सकते, आपको इसके पीछे का बैकग्राउंड समझना पड़ेगा, तब इसका व्याख्या आप कर सकते हो। इस काव्यांश की जो शैली है ना, वो उदाहरण और चित्रात्मक है। इसमें चित्र दिखते हैं, इसमें चित्र के बारे में पता चलता है कि नागमती ऐसी इस एक तरह से इस महीने में ऐसी दशा होती है। ये चित्रात्मक है थोड़ा सा। इस काव्यांश में वियोग रस है। रस आपको पता होगा हिंदी साहित्य में होता है, तो रस जो है ना, इसमें वियोग रस का प्रयोग किया गया। इस कविता में कवि की जो भाषा है वो काव्यात्मक, लयात्मक और भावानुरूप है, ठीक है, ठीक है। भाव का वर्णन किया गया यहाँ पर। इस कविता में जो है ना सजीवता है, ठीक है। तो ये आप विशेष में प्रयोग कर सकते हो। ये हमारा पार्ट 1 था। आशा करता हूँ आपको इसका समरी जो है, इसमें मैंने आपको सिर्फ बेसिक बताया है, ज़्यादा कुछ हैवी नहीं बताया मैंने आपको। इसके बाद जो हमारा पार्ट 2 आएगा, उसमें मैं आपको 10वें महीने में नागमती की क्या हाल होती है वो मैं आपको बता दूंगा। फिर पार्ट 2 के बाद 3 आएगा, उसमें मैं आपको 11वें महीने का बताऊंगा, और पार्ट 4 आएगा, उसमें आपको 12वें महीने का बताऊंगा, ठीक है। तो आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, जितना हो सके उतना शेयर करें। कुछ भी आपको पूछना हो ना तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो फिर अपने 2nd पार्ट में मिलते हैं, तब तक के लिए सभी को थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।